पेड़ उगाने या किसी भी और तरीके से पर्यावरण को साफ करने का सर्टिफिकेट, ऐसा सर्टिफिकेट जिसे आप मार्केट में बेच भी सकते हैं, ना सिर्फ घरेलू बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी। ये कैसा नए तरह का बिजनेस है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को अभी कुछ पता नहीं है। वहीं इंदौर के एक सज्जन ने ना सिर्फ स्वयं करोड़ों कमा लिए बल्कि और भी कई लोगों को इस बिजनेस से जोड़ दिया। यही नहीं, पिछले साल यानी 2021 में इनकी कंपनी EKI एनर्जी अपना IPO भी लेके आ गई। और चूंकि उस वक्त कंपनी इतनी छोटी थी, इसका मेन स्ट्रीम IPO संभव नहीं था, तो कंपनी SME कैटेगरी का IPO लेके आई और एक ही साल में कंपनी ने 6000% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया। यानी जिस किसी ने शेयर में 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था 2021 में, उसे एक साल से भी कम समय में 60 लाख से भी ज्यादा का प्रॉफिट हो गया, वो भी पर्यावरण को साफ करने जैसे नेक और अच्छे काम से जुड़े हुए बिजनेस से। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया के पर्यावरण में विदेशी कंपनियों को इतना इंटरेस्ट क्यों है, उनका इन सब में क्या फायदा है, क्या स्वार्थ है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी कहानी में इससे भी बड़ा ट्विस्ट है। वो ये है कि भारत सरकार जो हमेशा ऐसे बिजनेस या एक्सपोर्टर को सपोर्ट करती है जो विदेशी मुद्रा कमा के भारत में लाते हैं, वही सरकार क्यों चाहती है कि आप इन सर्टिफिकेट्स को विदेशी कंपनियों को ना बेचें बल्कि घरेलू बाजार में बेचें। आखिर ऐसा क्या है इन सर्टिफिकेट्स में, और सरकार इस बिजनेस से जुड़े नियमों में जल्द ही क्या परिवर्तन करने वाली है, और कैसे ये नियम प्रभावित करने वाले हैं भारत में काम करने वाली हर छोटी से बड़ी कंपनी को, चाहे वो किसी भी सेक्टर से जुड़ी हो, कोई भी प्रोडक्ट बनाती हो। और ये सब कुछ जानना क्यों इतना जरूरी है, ना सिर्फ उद्योग जगत से जुड़े हुए लोगों को बल्कि हमारे किसान भाइयों को भी। और यही कारण है कि इस वीडियो को मैंने हिंदी में बनाया है ताकि ये कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। पर्यावरण और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, फिर इसको लेके अचानक से इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। अब ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ये ज्यादा डिस्कस तो नहीं करूंगा कि क्यों क्लाइमेट चेंज आज के समय में संपूर्ण मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक स्टेटमेंट कोट करूंगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम पहली पीढ़ी हैं जो क्लाइमेट चेंज के प्रभावों को महसूस कर रही है और आखिरी पीढ़ी है जो इसके बारे में कुछ कर सकती है। अर्थात अगर हमने एक्शन लेने में देर कर दी तो शायद बहुत देर हो जाएगी। और इसीलिए 2015 में विश्व के 196 देशों ने पेरिस समझौते के तहत एक टारगेट सेट किया कि हमें विश्व के औसत तापमान को प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन के तापमान से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं बढ़ने देना है। और ये होगा कैसे? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस या सरल शब्दों में प्रदूषण को कम करके। और इसके लिए ज्यादातर विकसित देशों जिसमें अमेरिका और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल है ने ये कमिट किया है कि वो 2050 तक नेट जीरो का टारगेट अचीव कर लेंगे। चाइना ने 2060 और इंडिया ने 2070 तक नेट जीरो होने का कमिटमेंट किया। नेट जीरो मतलब जितना हम कार्बन एमिशंस करेंगे उतना ही कार्बन हम पर्यावरण से वापस सोख लेंगे या कम कर देंगे। और किसी भी देश को कार्बन एमिशंस को कम करना है तो सीधी सी बात है उस देश की इंडस्ट्री को और उसकी सभी कंपनियों को कार्बन एमिशन कम करना होगा। अब चूंकि पर्यावरण एक पब्लिक गुड्स की कैटेगरी में आता है, यानी पर्यावरण सबका है या यूं कहें कि किसी का नहीं है, इसीलिए इसका सही मात्रा में कंजम्पशन हो यह निश्चित करने के लिए सरकार का हस्तक्षेप जरूरी हो जाता है। और उसके लिए सरकार के पास मोटा मोटी 4 तरीके हैं। पहला है रेगुलेशन, जैसे इंडस्ट्री के लिए कुछ नियम बना दिए कि भाई कोई भी फैक्ट्री या फर्म इससे ज्यादा प्रदूषण नहीं करेगी या इतने प्रतिशत प्रदूषण कम करेगी। अब इस तरीके में समस्या यह है कि अलग अलग इंडस्ट्री और अलग अलग साइज की फर्म्स के लिए एक नियम नहीं लग सकता, और अलग अलग नियम बनाते हैं तो ये बहुत ही जटिल हो जाता है। दूसरा तरीका है प्रदूषण करने वालों पे टैक्स लगाने का,
ये फिर भी बेहतर है। लेकिन इसमें भी समस्या ये है कि टैक्स कितने प्रतिशत लगाएं कि जैसा संतुलन सरकार चाहती है प्रोडक्शन और पॉल्यूशन के बीच में, वो अचीव हो जाए। पता चला जो टैक्स सरकार ने लगाया उससे फर्म्स के लिए बिजनेस करना ही मुश्किल हो गया और गुड्स का प्रोडक्शन जरूरत से ज़्यादा ही कम हो गया। दूसरा, कई बार सरकार का टैक्स लगाने का तरीका भी इनएफिशिएंट हो सकता है। जैसे अगर सरकार प्रदूषण कम करने के लिए व्हीकल्स पे या कार्स पे कोई टैक्स लगाती है, तो सीधी सी बात है, ये कार की बिक्री के वक्त अगर सरकार ले लेती है तो ये उनके लिए सबसे सरल रहता है। पर उस केस में कस्टमर सेम टैक्स देगा चाहे वो अपनी कार महीने में 500 किलोमीटर चलाता है या 5000 किलोमीटर, जबकि आइडियली प्रदूषण टैक्स लगना चाहिए कार के किलोमीटर्स की रीडिंग पर। लेकिन अगर वो लगाने जाएंगे तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा इंप्लीमेंट करना। खैर, तीसरा तरीका है सब्सिडी। आप सोच रहे होंगे प्रदूषण करने वालों को काहे की सब्सिडी? प्रदूषण कम करने की। जैसे कोई फर्म अगर स्क्रबर या ऐसी कोई मशीन या डिवाइस लगा दे जो फैक्ट्री में से निकलने वाले धुएं में से कार्बन को कैप्चर करके अलग कर दे, तो इसके लिए सरकार सब्सिडी दे सकती है। सब्सिडी में टैक्स वाली सारी समस्याएं तो है ही, इसके अलावा ये बड़ा अनपॉपुलर तरीका है प्रदूषण कम करने का। लोग इजीली इस चीज को हजम नहीं कर सकते कि टैक्स पेयर से लिया हुआ पैसा पॉल्यूटर्स को दे दिया जाए सब्सिडी के नाम पे। इसके अलावा सब्सिडी के चक्कर में नए प्रोड्यूसर्स आ सकते हैं जो पहले पॉल्यूशन करेंगे फिर उसको कम करने के नाम पे सरकार से सब्सिडी लेंगे। चौथा और इकोनॉमिक एफिशिएंसी के हिसाब से सबसे बेहतर तरीका है ट्रेडेबल परमिट्स या कार्बन क्रेडिट्स का, और यही वो कंसेप्ट है जो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें सरकार पहले पूरे देश के लिए पॉल्यूशन की अधिकतम सीमा तय कर देती है और फिर उतने ही परमिट्स इंडस्ट्री में बांट देती है। और ये परमिट्स बांटने का भी सबसे बेहतर तरीका है प्राइस ऑक्शन यानी नीलामी के द्वारा। मतलब जो सबसे ज्यादा प्राइस देंगे उन सबको पॉल्यूशन करने के परमिट्स मिल जाएंगे। और चूंकि ये ट्रेडेबल परमिट्स है तो इनको बाजार में खरीदा और बेचा भी जा सकता है। अब समझने के लिए एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए सरकार 100 टन CO2 एमिशंस के परमिट इश्यू करती है और इसमें से फर्म ए 60 टन के और फर्म बी 40 टन के परमिट्स खरीदती है। इसका मतलब फर्म ए इतना ही प्रोडक्शन कर सकती है कि इसका पॉल्यूशन 60 टन से ज्यादा ना हो। अब मान लो फर्म ए को अपना प्रोडक्शन बढ़ाना हो तो या तो फर्म बी से कुछ परमिट्स खरीद सकती है अगर फर्म बी के पास में कुछ स्पेयर परमिट्स बच जाए तो, या वो कुछ बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज करे जिससे उनका प्रोडक्शन भी बढ़ जाए लेकिन पॉल्यूशन 60 टन के अंदर ही रहे। और वो भी ना हो तो तीसरा तरीका है कार्बन ऑफसेट का। मान लो फर्म ए को कुल 80 टन का पॉल्यूशन करना है, मतलब इतना प्रोडक्शन करना है कि उनका पॉल्यूशन 80 टन होने वाला है, यानी उनको 20 टन के कार्बन क्रेडिट्स कम पड़ रहे हैं। तो वो किसी और तरीके से पर्यावरण से 20 टन CO2 या उसके इक्विवेलेंट कोई भी ग्रीन हाउस गैस कम कर दे, जैसे पेड़ लगाकर या सौर ऊर्जा से या पवन ऊर्जा, कोई भी रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करके। और ये काम या तो वो खुद कर सकते हैं या किसी और से भी करवा सकते हैं, ना सिर्फ घरेलू बाजार में बल्कि क्योटो प्रोटोकॉल में शामिल 192 देशों में से किसी भी देश में, क्योंकि पर्यावरण तो पूरे विश्व का एक ही है। तो विश्व में किसी ने भी कहीं पर भी किसी भी तरीके से 1 टन CO2 पर्यावरण से कम कर ली और इसका सर्टिफिकेट ले लिया गवर्नमेंट से, तो इस सर्टिफिकेट को कोई भी खरीदकर 1 टन CO2 एमिशंस का अधिकार प्राप्त कर सकता है। अच्छा, कार्बन क्रेडिट्स की ट्रेडिंग के लिए अभी 2 तरह के मार्केट्स हैं, एक वॉलंटरी और दूसरा कंप्लायंस मार्केट। वॉलंटरी मार्केट मतलब जहां कंपनीज खुद अपनी इच्छा से कार्बन एमिशंस कम करती है। जैसे इंडिया में इन्फोसिस ने अपने आप को 2020 में ही नेट जीरो घोषित कर दिया है। इसके लिए ना सिर्फ इन्फोसिस ने अपनी बिल्डिंग्स में रिन्यूएबल एनर्जी का यूज बढ़ाया है, बल्कि कार्बन ऑफसेट स्कीम के तहत 1 लाख से भी ज्यादा ग्रामीण परिवारों में गोबर गैस प्लांट्स या रिन्यूएबल एनर्जी वाली कुकिंग फैसिलिटीज को इंस्टॉल किया है। इसके अलावा और भी काफी कंपनीज हैं, जैसे रिलायंस, टाटा मोटर्स, TCS, विप्रो, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा, ऐसी काफी कंपनीज हैं जिन्होंने नेट जीरो होने के अपने अपने टारगेट सेट कर रखे हैं 2050 या उसके पहले के।
लेकिन आखिर क्यों ये कंपनियां अपनी मर्जी से नेट जीरो होना चाह रही हैं? क्योंकि इनको मालूम है कि अगर इंडिया को 2070 तक नेट जीरो होना है तो इंडिया की सारी कंपनीज को नेट जीरो होना पड़ेगा, और आज नहीं तो कल गवर्नमेंट इसको लेके कुछ लॉ या पॉलिसी लेके आने ही वाली है। तो हम पहले से ही उसमें लग जाते हैं बजाय इसके कि लास्ट मिनट तक वेट करने के। दूसरा, जो कंपनीज अपनी मर्जी से और सबसे पहले नेट जीरो हो जाएंगी उनकी ब्रांड रेपुटेशन भी बढ़ेगी, क्योंकि ये कंपनियां एक तरह से ये संदेश दे रही है कि हम समाज के प्रति और पर्यावरण के प्रति कितने सजग और जिम्मेदार हैं। अच्छा, दूसरा मार्केट है कंप्लायंस मार्केट, जिसे कैप एंड ट्रेड सिस्टम भी कहते हैं, जो यूरोपियन यूनियन में और यूएसए के अंदर कैलिफोर्निया स्टेट में ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है, और इंडिया में भी जल्द ही गुजरात से इसकी शुरुआत होने वाली है। इस सिस्टम के तहत आने वाली हर कंपनी के एक कैप या लिमिट तय कर दी जाती है कार्बन एमिशंस की, और उसके ऊपर अगर उनको कार्बन एमिशन करना है तो वो कार्बन क्रेडिट्स ट्रेड कर सकती है। अब चूंकि विकसित देशों में कार्बन ऑफसेट प्रोजेक्ट करना थोड़ा महंगा पड़ता है, तो वो ये कार्बन क्रेडिट्स खरीद सकती है चाइना या इंडिया जैसी विकासशील देशों से। इसी वजह से इंडिया में कार्बन क्रेडिट्स का बिजनेस इतना जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है, और ये तो तब है जबकि मैक्सिमम मार्केट वॉलंटरी है। जब धीरे धीरे सारे देश कंप्लायंस मार्केट की तरफ आएंगे तब आप सोच सकते हैं कि ये ग्रोथ किस लेवल की होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ये इतना अच्छा बिजनेस है कि इसमें हमारे देश का पर्यावरण भी साफ हो रहा है और इसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ट्रेडिंग से विदेशी मुद्रा भी कमाई जा रही है, तो फिर इसमें भारत सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है? दरअसल जो कार्बन क्रेडिट्स इंडियंस द्वारा विदेशी कंपनियों को बेच दिए जाते हैं, तो फिर वो हमारे देश के कार्बन एमिशन रिडक्शन के टारगेट्स में काउंट नहीं हो सकते। वो उस देश के टारगेट्स में गिने जाएंगे जिस देश की कंपनी ने इनको खरीद लिया है। तो फिर इंडिया का 2070 का नेट जीरो का टारगेट कैसे पूरा होगा? इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट जल्द ही इसको लेके कुछ पॉलिसी लाने वाली है, जिसमें इंडिया में कार्बन मार्केट को विकसित किया जाएगा ताकि इंडियन कार्बन ऑफसेट्स इंडियन कंपनीज को ही बेचे जाए। अब चूंकि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इससे पहले कि मैं ये वीडियो ख़त्म करूं, मैं बधाई देना चाहूँगा अग्निपथ वाले वीडियो में पूछे गए सवाल के विजेताओं मिस सृष्टि टंडन और मिस सुशीला देवी को। और इस बार का प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, जिसे आप वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और अपने उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।